पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा। सामान्यतः देश भर में इसकी मांग लगभग हर राज्य से आ रही थी और लोगों को याद हो शायद कि 2010 में केरल में जो लेफ्ट मोर्चे की सरकार थी उसने भी इस पीएफआई को खतरा बताया था देश के लिए। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार भी, यूपीए की सरकार भी पीएफआई को देश के लिए खतरनाक मानती थी। आज केंद्र की सरकार ने उस पीएफआई पर ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिबंध लगा दिया 5 वर्षों के लिए। पीएफआई और उसके बाल बच्चों के साथ, मतलब बाल बच्चे मतलब पीएफआई और उसके आनुषंगिक संगठन, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके मंसूबे कितने खतरनाक थे ये पिछले कई दिनों से देश और दुनिया देख रही थी। फुलवारी शरीफ से लेके और बुलंदशहर तक जहां जहां छापेमारी हुई, जहां जहां ऐसे लोग इससे जुड़े आतंकी तबीयत के लोग पकड़े गए, उनके साथ पास से जो मटेरियल मिला वो भारत के लिए खतरा था। गजवाए हिंद की तर्ज पर काम करना चाहते, 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करना चाहते हैं। बम कैसे बनाए उसके कागज हैं आपके पास, उसकी डिजाइन आपके पास। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं है। आप प्रधानमंत्री की रैली में भी निशाना साधने की, धृष्टता करने की, हिमाकत करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए पीएफआई को बैन होना चाहिए था और हो गई। लेकिन भारत में एक चीज जान लीजिए, हम 75 वर्ष हो गए आजादी के, अमृत महोत्सव चल रहा है। हम अभी तक लोकतांत्रिक तौर पर, मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, शायद इतना विकसित नहीं हो पाए कि हम ये एक लक्ष्मण रेखा खींच दें कि जो मसला हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़ा होगा, हिंदुस्तान की हिफाजत से जुड़ा होगा, उस मसले पर राजनीति नहीं होगी। एक स्वर में बोलेगा पूरा देश, सारे राजनीतिक दल। हम ये सीख ही नहीं पाए, माफ करिएगा। आज क्या स्थिति बनी, जैसे ही ये खबर बाहर आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया, सुगबुगाहट शुरू हो गई। और दिन चढ़ते चढ़ते तो सारे खुल के आ गए मैदान में। ओवैसी साहब ने कहा कि मैं बैन का समर्थन नहीं कर सकता, फांसीवादी ताकतों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। कांग्रेस, जो अभी भी इतनी कमजोरी की हालत में भी कम से कम भारत की प्रमुख विपक्षी दल है, जिसने इतने वर्षों तक भारत में शासन किया, जो सुरक्षा की गंभीरता को समझना चाहिए, उस पार्टी के केरल के एक सांसद के सुरेश, उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीएफआई पर अगर प्रतिबंध लगा है तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। लो भाई, क्यों? लालू प्रसाद जी, बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा ये हिंदुओं मुसलमान का खेल खेल रही है सरकार। अच्छा जी। और उनका कहना था कि अगर मुसलमानों के पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है तो आरएसएस पर भी लगाओ। ये लालू यादव की मांग आ गई भाई। शफीकुर रहमान बर्क, जान ही रहे हैं, संभल वाले, समाजवादी पार्टी के सांसद,
उन्होंने कहा कि बैन, मैं तो कहता हूं पीएफआई के लड़कों की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है और मुसलमानों को परेशान करने का मामला है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मसले क्या भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा कव्वाली की तरह ट्रीट किए जाएंगे, अंताक्षरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे? ये कोई जवाबी प्रतियोगिता हो रही है कि पीएफआई बैन करेंगे तो साथ में विश्व हिंदू परिषद को भी बैन करना होगा और आरएसएस को भी बैन करना होगा? ये क्या तमाशा है? ये मांग क्यों हो रही है? यहां तक तो बात समझ में आती है कि पीएफआई के बैन से आप सहमत हैं कि असहमत हैं, लेकिन ये कौन सी सोच है जो इस बात के लिए प्रेरित करती है और बाध्यकारी करती है कि पीएफआई पर बैन लगा है तो संघ पर भी बैन लगे? ये कव्वाली में होता होगा, राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये बच्चों का खेल नहीं, ये देश की सुरक्षा का प्रश्न था। एनआईए ने 2 चरणों में देशव्यापी छापेमारी की है। उस छापेमारी में जो कुछ मिला और जैसे जैसे लोग हिरासत में लिए गए, उन सबका अध्ययन करने के बाद यह निर्णय हुआ है कि प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और शायद आप इस बात के बाद जो मैं बताने जा रहा हूं समझ जाएंगे कि भारत में पीएफआई के प्रतिबंध का विरोध क्यों हो रहा है और उसको संघ से जोड़कर क्यों नारेबाजी हो रही है। शाम होते होते पाकिस्तान ने भी पीएफआई पर बैन का विरोध कर दिया। 2 सवाल, पाकिस्तान से लेना देना क्या, वो अपना घर देखे, और दूसरा प्रश्न, पाकिस्तान को पीएफआई से मोहब्बत और हिंदुस्तान के भी कुछ नेताओं को पीएफआई से मोहब्बत, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो सोचना पड़ेगा और ये डिकोड भी करना होगा। बड़ा विचित्र बात है, जिस पीएफआई पर बैन पाकिस्तान को नागवार है, वही हिंदुस्तान में कांग्रेस को भी बैन खरा अखर रहा है। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को और उनको अखर रहा है, समाजवादी पार्टी के सांसदों को अखर रहा है। ये रास्ता ठीक नहीं। सुरक्षा का मसला और कव्वाली, इसमें कुछ तो अंतर होना चाहिए कि भाई तुमने गाया हम भी गाएंगे। क्या कव्वाली अलग चीज होती है, सुरक्षा का मसला अलग होता है। मैं हैरान इस तर्क और बुद्धि पर हूं जो देश के बड़े नेता दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई राउंड सांसद रहे हैं, विधायक रहे, वो लोग कह रहे जी इस पे लगाया तो फिर आरएसएस पर भी लगाओ। ये जवाबी कीर्तन है। जब आरएसएस प्रतिबंधित हुई थी, चाहे वो अयोध्या के समय में, चाहे गांधी जी के समय में, उनकी उस हत्या के समय में, तब जमीयत उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगा था क्या? अरे ये तर्क कौन सा है, मैं समझ नहीं पा रहा। इसके पीछे कोई दिमाग है कि नहीं है? कल तक कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार को चुनौती देते थे कि भाई पीएफआई गड़बड़ कर रही है तो प्रतिबंध करो। क्यों नहीं करते मोदी जी प्रतिबंध? आज प्रतिबंध हो गया तो राष्ट्रीय दल भी कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, चुनाव है, हिंदू मुसलमान है। आपके केरल के सांसद कह रहे हैं कि आरएसएस को भी बंद करो। कल मैं प्रताप सिंह खचरियावास का एक वो देख रहा था वक्तव्य, वो ललकार रहे थे मोदी जी को, कह रहे थे हिम्मत है तो बैन कर दो। बैन कर दिया तो आज कांग्रेस कह रही है कि ऐसा है और वैसा है। पाकिस्तान को भी नाराजगी है बैन करने से, कांग्रेस को भी नाराजगी है। यहाँ कहना चाहूंगा भाई साहब, 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 सेकंड लूंगा। पाकिस्तान के वो ला के आप कांग्रेस को या बाकी दलों को आप ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान के हितैषी है? जय शाह के लड़के जी, वो जरे अमित शाह के लड़के जय शाह पाकिस्तान के जनरल के लड़के के साथ फोटो खिंचवाएं तो वो ठीक है, वो रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक। और हम अगर कोई बात पर आदमी कहता है पाकिस्तान ने क्या, हमने कोई बयान दिया हुआ है तो हम दुश्मन हो गए देश के, ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक ओंकार जी,
अव्वल तो उनका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान का, फिर भी उनके पेट में दर्द, और उसी ढंग का दर्द कांग्रेस में। तब सवाल उठेगा, ठीक तब सवाल उठता है, क्योंकि वही बात जो वो बोल रहे हैं वही राशिद अल्वी बोल रहे हैं, वही आपके सांसद बोल रहे हैं केरल के सुरेश, इसलिए सवाल उठ जाता है ओंकार जी। इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए, विद इन द पार्टी चीजें सुधारिए, ठीक है ना, तब बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी कहने से। पार्टी के अंदर जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक पार्टी के अंदर मर्यादा नहीं रहेगी शब्दों की, तब तक कांग्रेस समस्या में पड़ती रहेगी। मैं ये समझ नहीं पा रहा, मुरादाबाद के सांसद समाजवादी पार्टी के, उनको तकलीफ, संभल के सांसद उनको तकलीफ, बर्क साहब को, राशिद अल्वी को तकलीफ, कांग्रेस के बड़े नेता, पीएफआई को बैन करें तब भी तकलीफ होगी, तो क्या किया जाए फिर देश में। और मैं ये भी इस बात से भी हैरान हूं कि जब दो दफे संघ पर प्रतिबंध लगा, तब ऐसा तो नहीं हुआ कि जमीयत उलेमा हिंद पर भी प्रतिबंध लग गया हो, बोले संघ पे लगाओ तो इन पे भी लगाओ। ये तो वैसी जिद है कि मोहल्ले में एक बच्चे ने शैतानी की, उसको दंड देना है, तो बोले पहले सब मोहल्ले के बच्चों को मारो तब इसको मारने दें। ये कोई तरीका है? कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे दिग्विजय जी ने कहा था कि हो सकता है वो हफ्ते 10 दिन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं, इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ ओंकार भाई इसको गंभीरता सुन ही रहे होंगे। उन्होंने कहा कि भाई जो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सो आरएसएस, ठीक है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, वो उस राज्य में मुख्यमंत्री रहे जहां सिमी का बहुत ज्यादा बवाल था, सिमी के ही तमाम लोग कपड़ा बदल के पीएफआई हो गए, कुर्ते का रंग बदल के, मामला वही था। खैर, आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक टिप्पणी की इसी सब विषय पर। जब उनसे दिग्विजय जी के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि हम आरएसएस के सदस्य हैं गर्व के साथ, क्या दिग्विजय जी कह सकते हैं कि हम पीएफआई के सदस्य हैं गर्व के साथ, या कोई कह सकता है? निगम साहब, ये मेरी समझ में नहीं आता, जो लोग ये घोषित कर रहे हैं कि जो आरएसएस वो पीएफआई, ऐसा जरूरत क्यों पड़ती है कि जब भी किसी संगठन पर कोई कार्रवाई हो तो कुछ एक बड़ा वर्ग है भारत में राजनीति का जिसको लगता है कि बैलेंस करने के लिए यार कुछ घुसेड़ो, फिट बैठे ना बैठे लेकिन ठोको। तो बोले क्या ठोको? बोले आरएसएस ठोक दो, अयोध्या ले आओ, काशी ले आओ, मथुरा ले आओ, विश्व हिंदू परिषद ले आओ, कुछ लगाओ। ये बेचैनी क्यों होती है, एकदम बीपी क्यों बढ़ता है? मान ली पीएफआई पर बैन लग गया, बात खत्म हो गई, सरकार कोर्ट में जवाब देगी। सिमी वालों ने लड़ा था ना मुकदमा, ट्रिब्यूनल में गया, कोर्ट में गया, हार गए सिमी वाले, सरकार जीत गई। ये भी जाएंगे, सरकार हार जाएगी तो आजाद हो जाएंगे, मुझे हट के घूमे। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा ये क्यों बेचैन हो जाते हैं? इस मसले को मजहबी या सियासी खानों में फिट करके क्यों देखा जा रहा है? बोलो दोनों चश्मे ले आओ, मजहबी भी और सियासी भी, दोनों में लगा लगा के बोलेंगे। क्यों? एक मसला है, सरकार ने पाया कि गड़बड़ है, बैन लगा दिया, अदालत में जाएगा, एक प्रक्रिया है, अदालत में जो सरकार सिद्ध कर पाएगी तो इन पर बैन चलेगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे 5 साल का क्यों लगाया? मुंडे मंत्र भिन्ना विद्वानों की अनंत श्रृंखला है भारत में, आप पहले स्ट्रोक में आजीवन प्रतिबंध कैसे लगा देंगे? अदालत में जाएगा ना मसला, ठीक है। इसको ये हिंदू मुसलमान करना और भाजपा कांग्रेस करना ये जरूरी था क्या? पीएफआई तो चुनाव नहीं लड़ती है मेरे ख्याल से। श्रीनगर में मुझे 3 प्रधानमंत्रियों के साथ श्रीनगर जाने का अवसर मिला पत्रकार के नाते। श्रीनगर में मैंने पाकिस्तान का झंडा फहराते देखा, फिर पुलिस आई, फिर लठ चला, फिर गिरफ्तारियां हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद का सुन लो, बात सुन लो भाई, जिंदाबाद का नारा ले। वहां तो बजरंग दल थी नहीं श्रीनगर में, अब थोड़ी बहुत हो गई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में, नरसिंह राव के समय में तो वहां कोई लेने देना नहीं था। वहां कौन नारे लगाते थे जाके?
वह हिंदू जाते थे नारा लगाने। पीएफआई जैसे संगठन पर एक कश्मीर में होता है। अरे रुको तो भाई, कश्मीर एक मिनट इस्लाम साहब, एक वहाँ के लोग नारे लगा सकते हैं, ठीक, एक मिनट मानते हैं, एक बार रुको भाई, एक्शन लेना चाहिए। अरे रुक लेकिन जाओ। भारत कश्मीर को छोड़ के जो भारत का मुसलमान ठीक है, है, वो कभी भारत के पाकिस्तान के नारे नहीं ठीक है, लगाएगा। ठीक है, लगाएगा तो झेल जाएगा, ठीक है। बजरंग दल के लोग हैं अरे जो पाकिस्तान आईएसआई से उनको फंडिंग होती है और वो यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, लगाएगा तो लठ खाएगा, जेल जाएगा, ठीक। बिल्कुल नहीं लगाए तो उसको गोली मार देनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान क्या लेने देना भाई, बदतमीजी करेंगे आप, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जेल जाइए, जेल जाइए, से कहता हूँ वो गैंगस्टर लगाओ, जेल में भेजो, और जो भी निकले आप गोली मार दीजिए अपने स्पॉट को। अरे भाई, गोली चलती भी हमने देखी, उसके बाद झंडा लेके प्रदर्शन भी होते हमने देखे महाराज। थोड़ा रुक जाओ, जो बात मैंने मुफ्ती साहब से पूछी वही आपसे पूछता हूं। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने, उससे पहले देशव्यापी 2 सर्च ऑपरेशन चले, कई लोग गिरफ्तार हुए अलग अलग इलाकों से। फुलवारी शरीफ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन बरामद हुआ, कुछ लोग बरामद गिरफ्तार हुए, उनसे कुछ सनसनीखेज रहस्य सामने आए, कुछ षड्यंत्र सामने आए। बुलंदशहर में एक मौलाना पकड़े गए, उनके पास जो साहित्य मिला उसमें ये था कि उससे बम कैसे बनाए सस्ते में तुरंत। बताइए, अब ये तो इस्लाम का काम नहीं, बम बनाने के मामला। मैं ये समझना चाह रहा हूं, इसमें ये गैर मुस्लिम हो गया कुछ कदम, ये या बकौल लालू जी इसमें मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है, या ये भाजपा का मतलब एक सेकुलर फोर्सेस अलग हो गई और भाजपा अलग हो गई। क्या पीएफआई को राजनीतिक और मजहबी संरक्षण देना उचित है और जरूरी है क्या मुल्क में? ये महंगाई हमेशा का विषय है, लेकिन इस पर सेलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर पीएफआई पर बैन लगा और उस घटना पर देश के बड़े राजनेता ये कहते हैं कि ये मुसलमान के खिलाफ है, तो उस पर चर्चा तो होगी ना। अगर कोई ये कहेगा कि बाटला हाउस में जो शहादत हुई उस पर कोई एक बड़ा नेता रात भर रोया, तो चर्चा नहीं होगी क्या? अगर ओसामा को जी कह के स्मरण किया जाएगा तो चर्चा नहीं होगी क्या? इसीलिए जनता रिजेक्ट कर देती है। फिर ये जनता के स्वाभिमान पर चोट हो जाती है। अरे कुछ तो लिहाज करो भाई। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, इस देश ने, मुफ्ती साहब आप समझ नहीं, इस देश ने ऐसे किसी कदम का कभी समर्थन नहीं किया, या उस ऐसे को लोगों को भी हमेशा बहिष्कृत किया, दंडित किया। जिस रूप में वो लोग दंडित हो सकते थे वो रूप देश ने उनके लिए चुना। राजनीतिक लोग हैं तो उनको चुनाव हरा दिया। जिन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने की कोशिश की, चिमटे से छुआ या सीधे छुआ, प्रकारांतर से या सीधे, जहां भी समर्थन हुआ, नरम रुख हुआ, लचीला रुख हुआ आतंक के प्रति, इस देश ने उन लोगों को घर बैठा दिया। वो किसी पार्टी के रहे, किसी जमात के रहे, इससे कोई मतलब नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक एक ही ट्रेंड है। ओसामा जी के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। सारी राजनीति एक तरफ, सारी राजनीति एक तरफ। इसका क्या मतलब है? हम इतना नीचे उतर जाएंगे? भारत माता की छाती पर गोली दागने वाले लोगों को सम्मान के साथ याद करने की कोशिश करेंगे क्या? उस जमात को? पीएफआई पर बैन लगा। अरे भाई, पीएफआई इस्लाम की ठेकेदार है क्या? नहीं। पीएफआई भारत के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है क्या? नहीं। फिर आपत्ति क्यों? फिर ये टोन और टेक्सचर देने की कोशिश क्या हो रही है कि इस्लाम पर खतरा आ गया? राशिद अल्वी को सुनिए चाहे लालू जी को सुनिए। लालू जी छोटे नेता है क्या, या उनकी बात को हल्के में ले ले? उसके शेड्स लोगों को समझ आते हैं कि इसमें क्या रंग मिला है। इतनी टिप्पणी करके आप उठ जाते, तब भी बात बन जाती कि अदालत का निर्णय आएगा तब टिप्पणी करेंगे, सरकार को वहां सबूत देने होंगे। बात तब भी चलो ठीक है, थोड़ी थेतरई होती, ये तो पूरी थेतरई है। और ये तराजू लेके देश नहीं चल सकता।
कि पीएफआई को दंडित किया तो आरएसएस को 2 लोग पीएफआई के गिरफ्तार करो तो 4 आरएसएस के करो, फिर इनके 4 करो तो उनके 16 करो। ऐसे चलता है मुल्क। जो अपराध करेगा जेल में जाएगा, दंडित होगा। अदालत है ना। राजनीतिक दल ऐसी लाइन लेने के लिए क्यों उतावले हो जाते हैं? और चाहे आप कितनी भी बहस करिए, रात दिन बहस करते रहिए, लेकिन मैं देश के मन की तरफ से बात कहता हूं, पाकिस्तान की टोन से टोन मिलेगी जिसकी वो इस देश में बहिष्कृत हो जाएगा, किसी रूप में हो। इस देश को वो स्वीकार्य ही नहीं। देखिए क्या स्थिति बन गई, देख रहे हैं ना क्या स्थिति बन गई। सोचना पड़ेगा। देश वो रास्ता नहीं जानना चाहता दोबारा। इस देश ने बहुत 7 दशकों में बहुत पीड़ा झेली है, बहुत कष्ट झेला है। आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार होना चाहिए। भारत माता की तरफ जो आंख उठाकर देखे वो आंख निकाल ली जानी चाहिए। हमारा स्वाभिमान है, हमारी पगड़ी है ये देश, हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इस सियासत के लिए चौसर पर बैठा देंगे क्या देश को? किसने क्या कहा इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। नेता और राजनीति और सरकारें, देश इनसे बहुत बड़ा है मित्र। देश रहना चाहिए, हम दिन 4 रहे न रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। देश का वैभव रहना चाहिए। अगर पीएफआई उस रास्ते में रोड़ा है तो पीएफआई को क्रश करना होगा, ध्वस्त करना होगा उसके नेटवर्क को। और वैचारिक समर्थन भी एक चीज होती है। जरूरी नहीं आप बंदूक ही ले। बंदूक लेने वालों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो ऐसी जमातों को वैचारिक समर्थन देते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं और खुद व्हाइट कॉलर बने रहते हैं। वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं। जाकिर नायक बंदूक नहीं चलाता है, बंदूक नहीं चलाता, बम भी नहीं चलाता, लेकिन जाकिर नायक ज्यादा खतरनाक है। वो बंदूक चलाने और बम बनाने वालों की मानसिक प्रेरणा का स्रोत हो जाता है। वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और पूछिए तो कहेंगे जी नहीं हम तो ओरिएटर हैं, वक्ता हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग नहीं है। इसलिए लाइन सीधी खींचनी चाहिए। देश के खिलाफ काम करने वाला कोई संगठन, कोई जमात, कोई तंजीम, कोई दफ्तर नहीं चलना चाहिए। सरकार भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे और चाहे किसी की रहे। इससे क्या मतलब है? देश है तो आप सब हैं, हम सब हैं। गजवाए हिंद क्या है? क्या तमाशा है? और कौन गजवाए हिंद लागू कर देगा माई का लाल? दूध में नींबू डालने की कोशिश मत करिए। दूध को दूध रहने दीजिए। 2047 तक ऐसा कर देंगे। क्या कर देंगे? आज जो पीएफआई पर बैन पर विलाप कर रहे हैं वो लोग और उनके आका पाकिस्तान, उनमें एक ऐसे ही थे बड़बोले। उन्होंने कहा था आधी रोटी खाएंगे, घास की रोटी खाएंगे और बम बनाएंगे और हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। क्या हुआ? बर्तन बिक गए। बर्तन खाने को रोटी नहीं, भीख मांगने को कटोरा भी नहीं बचा पाकिस्तान के पास। वो हिंदुस्तान को तबाह करने आए थे। भीख मांगने को कटोरा नहीं बचा। जूता चल रहा है पूरे देश में। वो कह रहे पीएफआई पर बैन गलत है। अच्छा जी, आपसे पूछ के लगाएंगे? पाकिस्तान से मतलब क्या? आप अपने घर तो देख लो भाई। 2 टाइम की रोटी नहीं दे पा रहे जनता को। एनआरकी फैली हुई है और पाकिस्तान की टिप्पणियों से प्रेरणा लेंगे यहां के लोग? नहीं।
कोई संगठन गलती करे तब उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक्स को सजा मिली इसलिए वाई को बिना गलती के भी 2 थप्पड़ मारो, ये रास्ता ठीक नहीं। यही रास्ता कट्टरपंथ को खाद पानी देता है। छोट भैया लोग बोले बात समझ में आती, बड़े लोग बोल रहे जिन्होंने देश चलाया है, देश के बड़े बड़े विभाग चलाए, वो लोग कह रहे कि जी अगर पीएफआई पे लगाया तो संघ पर भी लगाओ। संघ की विवेचना अलग होनी चाहिए, पीएफआई की अलग होनी चाहिए, तीसरी संस्था की अलग होनी चाहिए। ये क्या तमाशा है? मध्य प्रदेश में एक पादरी गिरफ्तार हुए, उनके पास कई करोड़ रुपया निकला, तो इसका मतलब है सारे धर्मगुरुओं को गिरफ्तार कर लेना चाहिए पादरी के चक्कर में कि भाई पादरी गिरफ्तार हुआ है तो आप सबको गिरफ्तार करो, हर धर्म से एक एक आदमी लाओ और गिरफ्तार करो। ये कौन सा न्याय है? कैसी भाषा है? और जिन दलों को, जिन नेताओं को देश की नब्ज की समझ नहीं रही, देश के ज़हन को जो लोग नहीं समझते, जिन्होंने देश के जनादेश, लगातार आए जनादेशों से भी कोई सीख नहीं ली, उनको ये सोचना चाहिए कि ये देश अब आत्मसम्मान और आत्मस्वाभिमान से भरा हुआ देश है। ये चल नहीं सकता। अब हमको शर्मा के शहादत पर, बाटला हाउस में जिनकी शहादत हुई थी, एमएम शर्मा, उस शहादत पर गर्व है। हम रात भर रोने वालों के साथ नहीं खड़े हो सकते जो ये कहे कि बाटला हाउस में जो काम हुआ उस पर हम रात भर रोए हमारे नेता। उनके साथ ये मुल्क कैसे खड़ा होगा? आप जवान की शहादत का सम्मान करना तो सीखिए। कश्मीर में जिन लोगों ने प्राण दिए भारत माता की एकता के लिए, हमारा सिर उनके लिए झुकता है, किसी ओसामा जी के लिए नहीं झुक सकता। ये सोचिए, समझिए। जहां तक पीएफआई का प्रश्न है, सत्ता ने एक निर्णय लिया, उसमें अपने पास साक्ष्य जुटाए, कुछ लोग पकड़े गए, टेरर फंडिंग के सबूत आए, आतंक के सबूत आए, मामला अदालत में जाएगा। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़िए, पीएफआई के ऊपर, कि वो अदालत में लड़े। आप उनका मुकदमा क्यों लड़ना चाहते हैं? पीएफआई को अपना मुकदमा लड़ने दीजिए। आप लोग राजनीति करिए, आप पीएफआई का मुकदमा मत लड़िए। अगर पीएफआई का मिजाज भारत के मिजाज से मेल नहीं खा रहा है, भारत के मिजाज से खिलाफ है, तो मैं राजनीतिक दलों से कहूंगा, चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इस आग से मत खेलिए, बहुत कम पूंजी बची है, उसको बचा के रखिए। ऐसे उपक्रम करेंगे तो ये पूंजी भी चली जाएगी। धन्यवाद।